जाए, कल की क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक देखा था, है ना, कि अगर दो बूढ़ियों की बातचीत का प्रकरण हो तो बहू बेटी वाली जो है वो बातचीत होगी, या अपनी बहुओं या बेटों का गिला शिकवा होगा। मतलब दो अगर बुजुर्ग महिलाएं बात करती हैं तो वो दोनों बुजुर्ग महिलाएं बैठ करके जो गिला शिकवा होता है, जो दुख दर्द होता है, वो किसका बात करती है, तो अपनी बहुओं का या अपने बेटों का करती है। साथ ही साथ अगर अधिकतर देखा जाए तो दो महिलाएं जब कभी भी बूढ़ी महिलाएं आपस में बात करती हैं तो वो बहू बेटी वाली ही बात करती हैं। उनका जो मुख्य प्रकरण होता है बातचीत का वो यही होता है। साथ ही साथ वे बिरादरानी का कोई ऐसा रमरसरा छेड़ बैठेंगी कि बात करते करते अंत में खोड़े दांत निकाल लड़ने पड़ेंगे या लड़ने लगेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अंत में वो बिरादरी का ही कोई ऐसा बात करने लगेंगी, अपनी बिरादरी का, जिसमें कि दोनों लोग दांतें निकाल निकाल करके जो दांत टूटा हुआ है उसकी बात की गई है कि अंत में खोड़े दांत मतलब कुछ दांत झड़ गया है और कुछ लंबा लंबा दांत अभी दिखाई दे रहा है, तो वैसे दांतों को निकाल करके और वो आपस में क्या करने लगेंगे, लड़ने लगेंगे। लड़कों की बातचीत खिलाड़ी हुए तो अपनी अपनी तारीफ करने के बाद वे कोई सलाह गांठेंगे जिससे उनको अपनी शैतानी जाहिर करने का पूरा मौका मिल सके। अगर लड़के हैं तो लड़कों की बातचीत क्या होगी, अगर सामान्य तौर पर वे खिलाड़ी हुए तो ऐसी स्थिति में वो अपनी अपनी तारीफ करेंगे कि मैंने बैटिंग बहुत अच्छा किया था, मैंने बॉलिंग बहुत अच्छा किया था, केवल तुमने जो है वो खराब फील्डिंग कर दी, हम मैच जो है वो क्या हो गए, हार गए। इस तरह की बातचीत करेंगे लड़के अपनी, अगर वो प्लेयर हैं तब, अगर वो खिलाड़ी है तब। और साथ ही साथ अपनी अपनी तारीफ करेंगे और तारीफ करने के बाद जो है वो ऐसा सलाह गांठेंगे जिससे उनको अपनी शैतानी जाहिर करने का पूरा मौका मिले। अब वो शैतानी ही जाहिर कर रहे हैं, जो खिलाड़ी है, जो क्षेत्र रक्षक है, जो फील्डर है, वो अच्छे से फील्डिंग किया है, लेकिन अब वो शैतानी अपनी दिखा रहे हैं कि नहीं हम ही जो है वो बेस्ट खेले और आप जो है वो गलत तरीके से खेले। समझ में आ रहा है। अब इस प्रकार से अगर देखा जाए तो अनेकों बातचीत का तौर तरीका होता है। सभी लोग अपने अपने विचारों को प्रकट करते हैं, कहीं पर संयम से प्रकट किया जाता है, कहीं पर जो है वो उत्तेजना में प्रकट किया जाता है। पर बातचीत का सबसे आसान तरीका जो है वो शांत चित्त से, शांत चित्त से अगर हम बातचीत करें तो अनेकों समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। और अगर शांत चित्त को न अपनाएं तो अनेकों समस्याओं को क्या कर सकते हैं, निमंत्रण दे सकते हैं। अगर हम प्रिय वचन बोलेंगे, मीठा वचन बोलेंगे, मधुर वचन बोलेंगे तो जितने भी लोग हैं वो हमसे प्रभावित होंगे। तो ऐसी स्थिति में हमारा सामना समस्याओं से नहीं होगा। और पता चला कि अगर हमारी बोली कड़वी हो गई, हम बहुत ही भ्रष्ट बोलने लगे, कड़वा बोलने लगे, तो ऐसी स्थिति में लोग हमें नापसंद करेंगे और बेतुक बिना मतलब के जो है वो हम अनेकों समस्याओं को क्या करेंगे, आमंत्रित करेंगे और फिर उनका सामना करेंगे। स्कूल के लड़कों की बातचीत का उद्देश्य अपने उस्ताद की शिकायत या तारीफ या अपने सहपाठियों में से किसी के गुण अवगुण का कथोपकथन होता है। मतलब अब जो स्कूल के सहपाठी है, वो स्कूल के सहपाठी क्या करते हैं, तो वो स्कूल के सहपाठी आपस में बातचीत करते हैं, सही बात है, लेकिन बातचीत किसका होता है, तो उनका जो बातचीत होता है उस बातचीत का उद्देश्य उस्ताद की शिकायत या तारीफ या अपने सहपाठियों में से किसी के गुण अवगुण का जो है वो कथोपकथन होता है, मतलब बखान होता है। कथोपकथन का मतलब क्या होता है, बखान होता है, ठीक है। तो कथोपकथन होता है मतलब कि जितने भी विद्यार्थी हैं जो पढ़ने वाले हैं वो या तो अपने उस्ताद, या उस्ताद का मतलब क्या हो गया, जो उनको पढ़ाने वाले हैं, तो उनके गुण अवगुण के बारे में बात करते हैं, अपने सहपाठियों के गुण अवगुण के बारे में जो है वो बात करते हैं। अपने उस्ताद की जो है वो या तो वो शिकायत करते हैं या उनकी क्या करते हैं, तारीफ करते हैं। या दूसरा उनका काम है, जो छात्र है उनका दूसरा काम है कि वो किसी अपने सहपाठी का, सहपाठी मतलब उसी वर्ग में पढ़ने वाले किसी विद्यार्थी के गुण और अवगुण पर वो ज़्यादातर चर्चा करते हैं। पढ़ने में कोई लड़का तेज हुआ तो कभी अपने सामने दूसरे को कुछ न गिनेगा। ये भी है भाई, लोग क्या बात करते हैं कि अगर पढ़ने में लड़का तेज हो जाए, पढ़ने में कोई विद्यार्थी तेज हो जाए तो वो अपने सामने किसी को नहीं गिनेगा। इसी पर कहा गया है कि मैं पुरुष कह रहा है कि मैं शिक्षित हुआ और मैं पढ़ा लिखा तो ब्याह लाया अनपढ़ को। मैं शिक्षित हुआ और पढ़ा लिखा हुआ तो ब्याह लाया अनपढ़ को, और तुम पढ़ी तो तुमने न जाने कितने पढ़े लिखों को इनकार कर दिया। इसका मतलब समझ में आ रहा है। इसका मतलब ये है कि मैं पढ़ा लिखा, मैं पुरुष हूँ, मैं पढ़ा लिखा, तो मैं अनपढ़ को भी ब्याह करके लाया। और तुम स्त्री हो, तुम पढ़ लिख गई तो तुमने न जाने कितनों को क्या कर दिया, इनकार कर दिया। ये होता है, जो पढ़ी लिखी लड़कियां होती हैं वो इनकार कर देंगे, इनसे शादी करेंगे, हैं, साइड रहिए, कोई दूसरा रिलेशन आना चाहिए। इतने हम पढ़े लिखे हैं, बीएससी किए हैं, एमएससी किए हैं, मैथ ऑनर्स है हमारा, और इनसे, अरे क्या आप लोग भी देखिए, स्टैंडर्ड देखिए, तब ना शादी होगा।
किसी को भी लाइएगा और किसी से पल्लू बांध दीजिएगा तो हम चले जाएंगे। आजकल की लड़कियां ऐसे बोलती हैं। तो इस बात में मर्द की पीड़ा छुपी हुई है कि मैं पढ़ लिख गया तो मैं अनपढ़ को ब्याह लाया, और तुम पढ़ लिख गई तो तुमने अनेकों लड़कों को क्या कर दिया, इनकार कर दिया। तो ऐसा होता है। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि अगर कोई लड़का पढ़ने में तेज हो जाता है तो वह अपने सामने किसी दूसरे को कुछ नहीं गिनता है, मतलब अपने सामने किसी को कुछ वो लगाता ही नहीं, मतलब उसे लगता है कि पूरे क्लास भर में अगर रेपुटेशन किसी का है तो किसका है, मेरा है। अब बस यही चीज़ उसे डुबो देती है। सुस्त और बोदा हुआ तो दबी बिल्ली का सा स्कूल भर को अपना गुरु ही मानेगा। अगर सुस्त हुआ, पढ़ने में अगर विद्यार्थी सुस्त है, और बोदा, बोदा मतलब भोदा, बोदा मतलब भोदा, तो अगर वो भोदा हुआ, भोदा मतलब थोड़ा सा दिमाग से भोथर है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो वो समस्त या दबी बिल्ली का सा होगा। वो दबी बिल्ली का सा मतलब कि वो बिल्ली के स्वभाव का होगा, जैसे बिल्लियाँ आहट देख करके और दुबुक जाती हैं। अगर इस प्रवृत्ति का विद्यार्थी होगा स्कूल में तो वो क्या करेगा, वो स्कूल भर को अपना गुरु ही मानेगा कि हमको सब कोई जो है वो क्या करे, कुछ ना कुछ बताए, हमारा जो कमी है वो दूर हो जाए। अगर दो प्रवृत्ति के विद्यार्थी होते हैं, एक पढ़ने में तेज हो गया तो वो अपने सामने किसी को कुछ गिनेगा ही नहीं, और दूसरा ये हुआ कि अगर वो बोधा हुआ, अगर वो दिमाग से थोड़ा सा कमज़ोर हुआ, दबे हुए बिल्ली के जैसे हुआ, मतलब दबी बिल्ली का सा होगा वो, तो वो समस्त स्कूल भर को अपना गुरु ही मानेगा। इसके अलावा बातचीत की और भी बहुत सी किस्में हैं। राजकाज की बात होती है, व्यापार संबंधी बातचीत होती है, दो मित्रों में प्रेमालाप होती है, और भी अनेकों बातचीत होती है। हमारे देश में अशिक्षित लोगों में बदकही होती है। हमारे देश में जो अशिक्षित लोग होते हैं उनमें बातचीत नहीं होती, उनमें क्या होती है, बदकही होती है। बदकही कैसे होती है, तो बात होती है धीरे धीरे, एक ही बार जो है वो पूरा क्या हो जाते हैं, लड़ जाते हैं। तो जो अशिक्षित लोग होते हैं उनके बीच में क्या होता है, बदकही होती है, और जो शिक्षित लोग होते हैं वो आराम से बातचीत कर रहे हैं। दो लोग हैं, दोनों लोग क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और जो अनपढ़ लोग हैं तो अनपढ़ लोगों के बीच में बातचीत नहीं होता, क्या होता है, बदकही होता है। ऐसे ऐसे आएंगे एक ही बार जो है वो पूरा उलझ जाएंगे। ऐसा देखे हो कि नहीं देखे हो। तो जो अशिक्षित लोग होते हैं उनमें बदकही होती है, उनमें बातचीत की कोई भी मतलब परिसीमा नहीं होती है। लड़की लड़के वालों की ओर से एक एक आदमी बिचवाई होकर दोनों में विवाह संबंध की कुछ बातचीत करते हैं। ये भी बात है भाई, विवाह संबंध ऐसे ही संपन्न नहीं हो जाता है, उसको हम लोग अगुआ बोलते हैं। अगुआ बढ़िया रही तब वो गाड़ी सुनी, या ना बढ़िया रही तब वो गाड़ी सुनी। इसलिए शादी करवाने का जो काम है वो बड़ा ही कठिन होता है, समझ में आया। और अक्सर ये देखा जाता है कि जो अगुआ होता है, अगुआ बोलते हैं जो शादी करवाने का काम करते हैं, वर और वधू पक्ष के बीच का जो मेंबर होता है, जो इधर से वर को जानता है और जो इधर से वधू को जानता है। वो होते कौन है, वो जेन्युइन से पर्सन होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं हमारे। और रिलेटिव्स में देख लिए कि नहीं, इधर जो है वो दूर का रिलेशन है भाई, और ये लड़का अच्छा है, और इधर जो है मान लो कि हमारी साली है या हमारी बुआ की लड़की है, या जो भी एक रिलेशन है वो लड़की है। तो अब देखे कि नहीं, वो भी लड़का सही है, सक्सेसफुल है, लड़की भी सही है, दोनों का क्या करवा दे, शादी करवा दे। तो बात तो आगे बढ़ने लगती है, बातचीत तो आगे बढ़ती है। वो अपने तरीके से बात करता है और लड़का वाला अलगे तैस में, लड़का वाला डिमांड करता है, और लड़की वाले और सब कुछ आते हैं। वो सोचते हैं कि ना यही बढ़वा रहे हैं, बीच वाला जो व्यक्ति होता है वो सोचते हैं कि वही बढ़वा रहे हैं, वो लोग शांत हैं, वो लोग तो कुछ कह ही नहीं रहे हैं। तो इस तरह का सिचुएशन जो है वो देखने को मिलता है, इस तरह की परिस्थितियों से सामना होता है। तो लड़की और लड़के वालों की ओर से एक एक आदमी बिचवाई होकर दोनों में विवाह संबंध की कुछ बातचीत करते हैं। उस दिन से बिरादरी वालों को जाहिर कर दिया जाता है कि अमुक की लड़की का अमुक के लड़के के साथ विवाह पक्का हो गया। और जब ये बातचीत हो जाती है तो बातचीत हो जाने के बाद ये बिरादरी वालों के बीच जग जाहिर कर दिया जाता है, ताकि अब फिर कोई दूसरा जाकर के नंबर मत लगाए, समझ में आया। तो बिरादरी वालों के बीच में ये एकदम जग जाहिर कर दिया जाता है कि भाई अमुक की लड़की है, अमुक की लड़की मतलब फलाने की लड़की और फलाने के लड़के का विवाह क्या हो गया, संपन्न हो गया। समझ में आया। अमुक मतलब क्या हो गया, फलाना। एक ऐसा व्यक्ति जो अपरिचित है, अपरिचित व्यक्ति है, भोजपुरी में उसको फलाना बोलेंगे, तो वो व्यक्ति क्या है, वो व्यक्ति अपरिचित। तो उस अपरिचित व्यक्ति, अपरिचित मतलब उनके जान में तो है, उनके जाने में है कि किसका लड़का है किसकी लड़की है, पर यहाँ पर अगर देखा जाए तो अमुक की लड़की मतलब फलाने व्यक्ति की जो लड़की है उसका संबंध फलाने के लड़के के साथ पक्का हो गया है, विवाह पक्का हो गया है। और यह रस्म बड़े उत्सव के साथ की जाती है,
बड़े उत्सव के साथ की जाती है, मतलब छेका उका जो है वो संपन्न किया जाता है, गाना बजाना होता है। आजकल तो रिंग सेरेमनी चल रहा है कि नहीं, पूजा पाठ करके छेका भी कर दिया जाता है, इसके बाद रिंग सेरेमनी चल रहा है, पूरा सजावट होता है। पहले ऐसे थोड़े ना होता था, पहले ऐसे नहीं होता था। तो बड़ा ही उत्सव जो है वो होता है। चंडू खाने की बातचीत भी निराली होती है, निदान बात करने के अनेक प्रकार का और ढंग है। यानी चंडू खाने की बातचीत भी निराली होती है, मतलब चंडू खाने की बातचीत का मतलब ये बातचीत का एक तरीका है, और वहाँ पर जो है ये बातचीत जो होती है वो भी निराली होती है। निदान, अगर किसी तथ्य का कोई समस्या है और उस तथ्य का या उस समस्या का निदान जो निकालना जाता है, वो निदान निकालने के लिए जो बातचीत की जाती है वो बातचीत भी अनेक प्रकार के हैं और अनेक ढंग की है। यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर है। कहाँ के लोगों में? यूरोप। ये लिखा गया है यूरोप, लेकिन इसमें मिसप्रिंट है, यूरोप लिखा है ना, यह है यूरोप। यूरोप के लोगों में बातचीत करने का हुनर है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यहाँ तक पढ़ा है कि स्पीच और लेख दोनों इसे नहीं पाते। वहाँ पर बातचीत करने की शैली इतनी अच्छी है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन इतना अच्छा है कि वहाँ पर स्पीच और साथ ही साथ लेख दोनों इसे नहीं पाते हैं, यानी दोनों का कोई तोड़ नहीं। इतना बेहतरीन ढंग से वहाँ पर आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन को बढ़ाया गया है। जैसे हमारे यहाँ हम देखते हैं कि विद्यार्थी बैठते हैं तो उनका आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन अच्छा नहीं है। आज लगभग 1.5 साल से अधिक हो गए, 4 महीने में जो है वो आप दोगे पेपर 10+2 का फाइनल, लेकिन आपका आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन अच्छा नहीं है। अगर सर कहते हैं कुछ पूछते हैं, कुछ आपको खड़ा कर दिए और पूछ रहे हैं, तो आपका बॉडी लैंग्वेज सही नहीं रहता है, मतलब आपका शारीरिक प्रतिरूपण जो है वो सही ढंग से नहीं रहता है। कोई ऐसे खड़ा रहता है तो कोई ऐसे बेंच पकड़ के खड़ा हो जाता है, तो इस तरीके से नहीं होता है। शारीरिक प्रतिरूपण सही होना चाहिए, यानी स्ट्रेट फॉरवर्ड में ऐसे खड़े, सर ने खड़ा किया तो खड़ा हो गए ऐसे, और खड़ा होकर के जो पूछा जा रहा है उसका जवाब दे रहे हैं। नहीं आ रहा है तो डायरेक्टली बोल रहे हैं कि सर हमको नहीं पता। समझ में आया? 2 ही चीज़ होता है, हाँ या ना। लेकिन ना कहो तो उसके साथ एक चीज़ जोड़ देना चाहिए, सर हमको नहीं पता है, आप बताइए, अगले दिन हम याद कर लें या हम कुछ देर में याद कर लें। समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ थोड़ा सा आपके व्यक्तित्व को बढ़ा देता है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यूरोप में इतना बढ़ा है कि स्पीच और लेख दोनों इसे नहीं पाते हैं। इसकी पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली में, यानी कि इसकी जो पूर्ण शोभा है, बातचीत की जो पूर्ण शोभा है, वो मुख्य रूप से विद्वान मंडली में होती है। बड़े सुंदर शब्दों का प्रयोग करते हैं जो विद्वान लोग होते हैं। विद्वान मंडली का मतलब कई विद्वान बैठे हुए, भाषाओं का ज्ञान अथाह है उसको, और वो उसके विषय में बातचीत कर रहे हैं। तो किसी भी बिंदु पर अगर बातचीत करेंगे तो उनके बातचीत में जो काव्य कला होगी वो प्रवीण विद्वान मंडली में ही मिल सकती है, अन्य जगह नहीं मिल सकती। अब अनपढ़ व्यक्ति बातचीत कर सकता है। अनपढ़ व्यक्ति अगर बातचीत करेगा तो वो काव्य शैली में बातचीत कर सकता है? नहीं कर सकता है। विद्वान ही जो है वो काव्य शैली में बातचीत करेगा। ऐसे चतुराई के प्रसंग छेड़े जाते हैं कि जिन्हें सुन करके कान को अत्यंत सुख मिलता है। जो विद्वान होते हैं वो ऐसे ऐसे प्रसंग छोड़ते हैं कि उन्हें सुन करके कान को क्या मिलता है? अत्यंत सुख मिलता है। भाई विद्वान है, काव्य है, काव्य संग्रह है, काव्य संग्रह में जो है वो कविताएं लिखी जा रही हैं। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बूंदे ले हर बोलो के मुख, हमने सुने कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली। और सुनने पर एकदम रोए जो है वो गनगना जाते हैं। पता है ना कि नाना के संग पढ़ती थी वो, नाना के संग खेली थी, वर्ष झाल कृपाण कटारी ये ही उसकी सहेली थी। तो इस तरीके की जो कविताएं होती हैं, इस तरीके की जो रचनाएं होती हैं, वो भाव से विभोर कर देती हैं। कुमार विश्वास जी की कविता है, ये प्रखर विद्वान लोग हैं, इनके पास शब्दों का अनेकों भंडार है। शब्दों की परिसीमा को समझना हो तो देखो क्या कुमार विश्वास जी ने कहा है, GOD गॉड। गॉड आखिर नाम क्यों दिया गया? ईश्वर, गॉड क्यों कहा गया? जी मतलब जनरेटर, जनरेटर मतलब उत्पन्न करने वाला। ओ मतलब ऑपरेटर, यानी सबको ऑपरेट करने वाला। तो जनरेट करने वाले परमपिता ब्रह्मा जी, ऑपरेट करने वाले विष्णु भगवान। डी मतलब डिस्ट्रॉयर, तो डिस्ट्रॉयर कौन है? शंकर भगवान। शिव जी महातांडव रूप, इसी वजह से गॉड कहा गया। कितना सुंदर व्याख्या है। आप बस नाम रख रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि जनरेटर, जनरेटर मतलब कि बनाने वाले। तो बनाने वाले कौन? परमपिता ब्रह्मा जी हो गए। और इसके बाद कौन हो गए? ऑपरेटर। तो ऑपरेट करने का काम कौन करते हैं? विष्णु भगवान। ऐसा काव्य में लिखा गया है और बहुत लोगों का मत भी है, काव्य में पढ़ने को भी मिलता है। और डिस्ट्रॉयर कौन है? तो डिस्ट्रॉयर जो है वो शिव जी है। और यही तो 3 लोग मिलकर के सृष्टि का निर्माण किए, ये सब काव्य में है। तो इस तरीके से वो अपना तर्क दिए, वो अपनी बातों को रखें कि गॉड का मतलब क्या होता है। तो आप समझ सकते हो कि जो प्रखर विद्वान होते हैं वो शब्दों के साथ कितने बेहतरीन ढंग से खेलते हैं।
GOD, हम तो बस यही याद करते थे, GOD गॉड मतलब ईश्वर, करते थे कि नहीं करते थे। और ये देखो कितना बेहतरीन अर्थ निकाल दिए। तो इससे पता चलता है कि जो प्रखर विद्वान मंडली होती है वो काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली में ही बातचीत की पूर्ण शोभा होती है। ऐसे चतुराई के प्रसंग छेड़े जाते हैं जिन्हें सुन करके कान को अत्यंत सुख मिलता है। सुहृदय गोष्ठी इसी का नाम है। सुहृदय गोष्ठी की बातचीत की यह तारीफ है कि बात करने वालों की लियाकत अथवा पंडिताई का अभिमान या कपट कहीं एक बात में भी प्रकट न हो, वरन क्रम में रसाभास पैदा करने वाले शब्दों को बरतते हुए चतुर सयाने अपनी बातचीत को सरस रखते हैं। यानी कि जो लोग होते हैं, सुहृदय गोष्ठी इसी का नाम है कि बड़ी चतुराई से सुंदर सुंदर शब्दों को रखा जाए जो कानों को क्या करते हैं, कानों को बड़े ही सुख देते हैं। और ऐसी स्थिति में जो बात करने वाले होते हैं वो इतनी लियाकत और इतनी पंडिताई से जो है वो बातों को रखते हैं, इतनी चतुराई से बातों को रखते हैं कि उन बातों में कभी भी जो है वो पंडिताई का अभिमान नहीं झलकता है या कपट कभी भी किसी भी बात में प्रकट नहीं होता है, यानी छल कपट प्रकट नहीं होता है, वरन क्रम में रसाभास पैदा करने वाले शब्दों को बरतते हुए चतुर सयाने अपनी बातचीत को सरस रखते जाते हैं और लोग उसे सुनते जाते हैं और बेहतरीन से बेहतरीन तथ्यों को सामने रख करके और गंभीर से गंभीर बात को कह देते हैं, लेकिन किसी को बुरा नहीं लगता है। आपने ऐसा देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं जो गंभीर से गंभीर बातों को इतनी सरलता से रख देते हैं कि सुनने में भी बेकार नहीं लगता है और उस पर सुधार करने के बारे में भी व्यक्ति सोचने लगता है। और एक व्यक्ति होता है जो गंभीर से गंभीर बात है तो उस पर जा करके वो भी आऊँ करने लगा, पूरा लड़ाई हो गया, होता है ना ऐसा। तो यहाँ पर यही चीज़ बताया गया है कि बातचीत रखने का कुछ तरीका होना चाहिए और वो ऐसा तरीका होना चाहिए कि मधुर भी लगे और गंभीर से गंभीर बात क्या हो जाए, आपके सामने रखा जाए। वह रस हमारे आधुनिक शुष्क पंडित की बातचीत में, जिसे शास्त्रार्थ कहते हैं, कभी आवेगा ही। और एक ऐसा रस जो शास्त्रार्थ में आता है, ज्ञान की परिभाषा ही जो है वहाँ पर बदल जाती है। एक तरफ महाज्ञानी पंडित, एक तरफ महाज्ञानी पंडित, और दोनों लोग बैठ करके महाज्ञानी लोग क्या करते हैं, आपस में तर्क करते हैं। शास्त्रार्थ पंडित का मतलब ज्ञान की मामला में, समझ में आ रहा है ना, ज्ञान का जो मामला है वो किसी कास्टिज्म से नहीं है। महापंडित का मतलब जो महाज्ञानी है वो महापंडित, समझ में आ रहा है ना, वो कोई भी हो सकता है, किसी भी कास्ट का हो सकता है। ये गलत नहीं समझना है कि नहीं पंडित के बारे में कहा जा रहा है। देखो एक मुस्कुरा रहा है, समझ में आया, जो बकलूल है वही मुस्कुरा रहा है देखा जाए तो वह रस हमारे आधुनिक शुष्क पंडित की बातचीत में, जिसे शास्त्रार्थ करते हैं, कभी आवेगा ही। मुर्ग और बटेर की लड़ाइयों की झपटा झपटी के समान उनकी नीरस कांव में सरस संलाप की चर्चा ही चलाना व्यर्थ है। अब मुर्ग और बटेर की लड़ाइयाँ हो रही हैं। मुर्ग मतलब क्या होता है बताओ, शांत रहो। मुर्ग मतलब क्या होता है, मुर्गा। मुर्ग और बटेर की लड़ाइयों की झपटा झपटी के समान, मतलब मुर्गा है या बटेर है, आपस में लड़ रहे हैं, झपटा झपटी कर रहे हैं अपने भोजन के लिए। बटेर पक्षी, समझ में आया। तो मुर्ग और बटेर की लड़ाइयों की झपटा झपटी के समान उनकी नीरस कांव के बीच, जब दो लोग खूब कांव कर रहे हैं, लड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा, वैसी स्थिति में सरस संलाप की चर्चा ही चलाना व्यर्थ है। शांतिपूर्वक बातचीत करना ही क्या है, व्यर्थ। कांव करने दीजिए उन लोगों को। ऐसा होता है ना, दो लोग लड़ते हैं तो उनको क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, और जब शांत हो जाते हैं तब उनको समझाया जाता है। और जब कांव कर रहे हैं तो उसमें समझाया जा सकता है, नहीं समझाया जा सकता है। आप समझाने की कोशिश कीजिएगा तो आपको भी दो बात बोल देगा, आपको भी बेकार लग जाएगा। तो जो समझदार लोग होते हैं वो साइड हो जाते हैं। पहले तुम लोग आपस में बात कर लो, जितना कांव करना है, जितना चाव करना है सब कर लो, इसके बाद हम समझाएंगे, ठीक है। वरन कपट और एक दूसरे को अपने पांडित्य के प्रकाश के बाद में परास्त करने का संघर्ष आदि रसाभास की सामग्री वहाँ बहुतायत के साथ आपको मिलेगी। घंटे भर तक कांव करते रहेंगे तो कुछ ना होगा। जब तक आप शांति से नहीं बात कीजिएगा, जब तक आप रसाभास सामग्री का उपयोग करके बहुतायत मात्रा में अगर बात नहीं कीजिएगा, अब यहाँ पर है रसाभास सामग्री, यानी बातों में जब तक मिठास ला करके और बहुतायत मात्रा में बात नहीं कीजिएगा, यानी अधिक से अधिक अगर आप बात नहीं कीजिएगा तो वैसे ही कांव करते रहेंगे, कांव करने से कुछ होगा नहीं। बड़ी बड़ी कंपनी और कारखाने आदि बड़े से बड़े काम इसी तरह पहले 2-4 दिली दोस्तों की बातचीत से शुरू किए गए। अगर बड़े बड़े कारखानों की बात की जाए तो बड़े बड़े कारखाने भी 2 दोस्तों की बातचीत से शुरू हो गए। 2 दोस्त हैं, आपस में बातचीत किए कि हमको ये स्टार्टअप करना है, हमको ये कारखाना लगाना है, और उस कारखाने को वो लक्ष्य बना लिए लगाने का, और धीरे धीरे काम करते गए और फिर वहाँ तक पहुँच गए, क्योंकि दोनों का टारगेट एक था।
और जब कभी भी व्यक्ति का टारगेट अगर 1 हो और 2 या 3 लोग हो तो तुरंत उसको अचीव कर लेते हैं, क्योंकि आइडियाज सारे उसी के लिए आते हैं, सारे विचार उसी के लिए आते हैं, सफल हो जाते हैं। जैसे MBA चाय वाला, तो MBA चाय वाले को कौन नहीं जानता है, कम समय में जो है वो करोड़पति, कम समय में करोड़पति, 100 करोड़ की कंपनी खड़ी हो गई। और उम्र कितना है, तो उम्र हमको लगता है कि मुश्किल से 24 या 25 बरस। सोचो 24 और 25 बरस में लड़का चाय बेच करके 100 करोड़ की कंपनी खड़ा कर दिया। 100 करोड़ नहीं तो कम से कम ये समझो कि 50 करोड़ है ना जी। आप 25 बरस के न जाने कितने लड़के इधर उधर घूमते रहते हैं और सोचते क्या चाय बेचेंगे, पता ही नहीं। हाँ, वो MBA करके लड़का क्या बेचा, चाय बेचा, स्टैंडर्ड बढ़ा दिया, क्वालिटी बढ़ा दिया। समझ में आ रहा है ना? तो क्वालिटी रहेगा तो कभी ना कभी छोटा से भी छोटा काम होगा तो आगे बढ़ेगा। और यही चीज़ हुआ, करोड़ों की कंपनी केवल किससे खड़ी हो गई, चाय बेच कर। वो छोड़ो, पटना में चाय वाली है ना, पटना में चाय वाली, तो वो कितनी फेमस है, उनके यहाँ तो सब हीरो हीरोइन जाते हैं चाय पीते हैं। अब प्रियंका चाय वाली ऐसे कुछ नाम है, प्रियंका चाय वाली। तो वो काम का जो है वो लगन है, जिस काम के प्रति आपका लगन होगा आप उसको करोगे तो आप निश्चित तौर पर सफलता पाओगे। लेकिन वो शुरुआत कहाँ से होती है, 2 लोगों के बीच बातचीत से ही शुरुआत होती है। यानी बड़े से बड़ा लक्ष्य भी कैसे प्राप्त किया जा सकता है, 2 लोगों के बातचीत से। लेकिन ध्येय ये होना चाहिए, उद्देश्य ये होना चाहिए कि दोनों लोगों का लक्ष्य क्या है, एक है। अब इस तरीके से हम देखते क्या है कि बड़ी से बड़ी कंपनी और कारखाने आदि बड़े से बड़े काम इसी तरह पहले 2-4 दिल्ली दोस्तों की बातचीत से शुरू किए गए, उपरांत बढ़ते बढ़ते यहाँ तक बढ़े कि हजारों मनुष्यों की उससे जीविका चलने लगी। मतलब वही एक प्लान ऐसा है, वही एक योजना ऐसी है कि जब कारखाना लग गया तो बड़े से बड़े कारखाने जब लगने प्रारंभ हो गए, सफलता प्राप्त हो गई, तो हजारों लोगों की जीविका उसी से चलने लगी। अर्थात जीविका चलने का मतलब कि घर की जितनी भी जिम्मेवारी है उसका निर्वहन करने के लिए जितने रकम की ज़रूरत है वो सारा रकम कहाँ से मिलने लगा, उसी कल कारखाने से मिलने लगा। और 1-2 व्यक्ति को नहीं मिला, हजारों लोगों को मिला, और साल में लाखों की आमदनी होने लगी। 25 वर्ष के ऊपर वालों की बातचीत अवश्य ही कुछ न कुछ सार गर्भित होती होगी, अनुभव और दूरदेशी से खाली न होगी। और 25 से नीचे की बातचीत में यद्यपि अनुभव, दूरदर्शिता और गौरव नहीं पाया जाता, पर इसमें एक प्रकार का ऐसा दिल बहलाव और ताजगी रहती है जिसकी मिठास उससे 10 गुनी बढ़ी चढ़ी रहती है। 25 वर्ष का जो व्यक्ति होता है वो 25 वर्ष का व्यक्ति अपने अनुभव से, अपने सार गर्भित शब्दों से, अपने अनुभव के द्वारा किसी भी बात को रखता है। और जो 25 से कम वर्ष उम्र का जो व्यक्ति होता है वो बिना बेतुक बात करता है। वो जो है अनुभव, दूरदर्शिता और अनेकों अनुभवों से प्राप्त हुआ जो गौरव है वो उसकी बातचीत में नहीं पाया जाता है। वो उसकी बातचीत में नहीं पाया जाता है तो उसकी बातचीत में क्या पाया जाता है, तो उसकी बातचीत में दिल बहलाव और ताजगी रहती है। भाई 25 वर्ष से कम है, युवा है कि नहीं? तो जब युवा है तो भाई अपने मगन में है कि दिल ने ये कहा है दिल से, है कि नहीं, डॉट डॉट हो गई है तुमसे, होता है ना। तो अब सुनने में तो क्या होगा, सुनने में तो हृदय खुश हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 25 वर्ष का लड़का अगर रहे तो वो अपने भविष्य के लिए चिंतित रहता है, वो ऐसी योजनाओं में व्यस्त रहता है या अध्ययन में व्यस्त रहता है, सिंसियर बन चुका है कि नहीं हमको हमारा लक्ष्य क्या करना है, प्राप्त करना है। और कम उम्र का रहता है 25 वर्ष से, मुश्किल से अगर कहा जाए तो 20 से 25 वर्ष के बीच में की जो आयु होती है उसकी, तो ऐसी उम्र में जो है यही होता है। आपने देखा होगा गांव घर में तो बहुत लोगों की शादी हो जाती है 20 से 25 वर्ष की उम्र में। तो ऐसी स्थिति में उनका दिल बहलाव की स्थिति रहती है। दिल बहलाव की स्थिति का मतलब कि दिल बहलने वाली स्थिति रहती है। कहा तो बबुआ ढेर नशा कर लगना, इनकर बियाह कर दो, मेरा रुआई तो सुधार दी। आम जन में यही ना अवधारणा है, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं कि बच्चा हाथ से निकल रहा है, भाई रात को जो है वो 8 बजे 9 बजे घर आ रहा है तो कोनो बात नहीं, इनका तुरंत बियाह कर दिया और सुधर जाओ। गार्जियन तो ये सोचते हैं कि परिवार की जब नैतिक जिम्मेवारी इन पर पड़ेगी, इनका एक अपना परिवार हो जाएगा तो ये सुधर जाएंगे। अगर वो नहीं सुधरा शादी के बाद तो कितना जीवन खराब हुआ। वो लड़की की क्या गलती है, लड़की आई और उसका आदत नहीं सुधरा, मान लो ड्रिंक कर रहा है, नहीं छोड़ा, तब तो उस लड़की की क्या गलती है, उसका तो जीवन चौपट हुआ कि नहीं हुआ। हम इसके सख्त खिलाफ रहते हैं, लेकिन कई लोग समाज में ऐसा कहते हैं कि नहीं, लड़का अगर उदंड हो रहा है, लड़का बदमाश है, नशेड़ी है, तो उसका शादी कर देंगे तो वो सुधर जाएगा। वो नहीं सुधरेगा, समझ में आया। और ऐसे समस्या से न जाने कितने लोग जो है वो ग्रसित है, जहाँ पर महिलाएं अभी भी जो है वो बहुत ही कठिनाई से जीवन जी रहे हैं। तो जो 25 से कम उम्र के बच्चे होते हैं उनके बातों में जो है वो कोई भी रस नहीं होता है। हाँ, अनुभव और दूरदर्शिता की बहुत ज़्यादा कमी होती है। हाँ, उनकी बातें ऐसी होती है जिसमें दिल बहलाव और ताजगी की स्थिति रहती है और जिसकी मिठास उससे 10 गुनी बढ़ी चढ़ी रहती है। तो जो इसकी मिठास 10 गुनी बढ़ी चढ़ी रहेगी, सुनने में तो मधुर लगेगा ही।
यहाँ तक हमने बाहरी बातचीत का हाल लिखा है जिसमें दूसरे फरीक के होने की बहुत आवश्यकता है, बिना किसी दूसरे मनुष्य के हुए जो किसी तरह संभव नहीं है, जो दो ही तरह पर हो सकता है, या तो कोई हमारे यहाँ कृपा करे या हम ही पर आकर या हम ही जाकर दूसरों को कृतार्थ करें। इससे ये पता चलता है, यहाँ पर ये बताने की कोशिश की गई है कि यहाँ तक हमने बाहरी बातचीत का हाल लिखा है। अभी भी जो ऊपर हम लोगों ने पढ़ा वो सब बातें बाहरी बातचीतें हैं, और वो बाहरी बातचीत किसने लिखा है? तो बालकृष्ण भट्ट जी ने लिख दिया कि व्यवहारिक जीवन में किस प्रकार से बातचीत होता है और किस प्रकार से बातचीत से बड़े लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है। किस उम्र के बच्चे सारगर्भित बात करते हैं और सार्थक बात करते हैं, और किस उम्र के बच्चे सारगर्भित बात न करके दिल बहलाव वाली बातें करते हैं। 25 वर्ष से कम उम्र की आयु के बच्चे दिल बहलाव की बातें करते हैं। साथ ही साथ इसमें हम ये देख रहे हैं कि इन्होंने बताया कि ये सारी बातें जो है वो बाहरी बातचीत है, और इसमें दूसरे फरीक होने की बहुत आवश्यकता है, बिना किसी दूसरे मनुष्य के हुए जो किसी तरह संभव नहीं है, जो दो ही तरह पर हो सकता है, या तो कोई हमारे यहाँ कृपा करे या हम ही जाकर दूसरे को कृतार्थ करें। इसका मतलब हुआ कि अगर दो लोग जो है वो बात कर रहे हैं तो जिसमें दूसरे फरीक के होने की बहुत आवश्यकता है, तो बिना किसी दूसरे मनुष्य के होते हुए किसी तरह संभव नहीं है, तो वहाँ दो ही के बीच में या तो हम शामिल हो जाए या कोई दूसरा शामिल हो जाए। मान लो दो लोग हैं, बात कर रहे हैं आपस में और इम्पोर्टेंट डिस्कशन चल रहा है, महत्वपूर्ण वार्तालाप चल रहा है, तो महत्वपूर्ण जब वार्तालाप वहाँ पर हो रही है तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर एक व्यक्ति का होना जरूरी है। तो वो व्यक्ति अब इस तरीके से शामिल हो सकता है कि वहाँ पर या तो कोई दूसरा आ जाए या वो ही जा करके वहाँ पर क्या हो जाए, शामिल हो जाए। पर यह सब तो दुनियादारी है जिसमें कभी कभी रसाभास होते देर नहीं लगती, क्योंकि जो महाशय अपने यहाँ पधारे उनकी पूरी दिलजोई न हो सकती तो शिष्टाचार में त्रुटि हुई। अब मान लो कि कोई व्यक्ति है जो हमारे बीच में आ गया, दो लोग बात कर रहे हैं, और ऐसी स्थिति में जो हमारे यहाँ पधारे हैं अगर उनका आव भगत में कमी हुआ, और अगर आव भगत में कमी हो गया या दिलजोई में कमी हुआ, मतलब दिल से अगर उनका सत्कार न किया गया, तो ऐसी स्थिति में उनके शिष्टाचार में क्या मानी जाती है? त्रुटि मानी जाती है। अगर हम ही उनके यहाँ गए तो पहले तो बिना बुलाए जाना ही नहीं, अनादर का ये मूल है, और जाने पर अपने मन माफिक बर्ताव न किया गया तो मानो दूसरे प्रकार का नया घाव हो। मान लो अगर हम कहीं पर गए किसी के यहाँ और वो हमारा मान मनोबल या ये कह सकते हैं कि हमारे मन मुताबिक हमारा आव भगत नहीं किए, तो सबसे बड़ा दुख तो ये है, समझ में आया? सबसे बड़ा दुख ये है कि हम जिस तरह से चाहते थे हमारा आव भगत, उस तरह से आव भगत नहीं हुआ। और साथ ही साथ अगर मान लो कि पहले चीज़ कि बिना बुलाए तो कहीं जाना नहीं चाहिए, मान लो कि कोई बुलाया नहीं, आप वहाँ पर चले गए, तो वहाँ पर जाइएगा तो भी मान मनोबल नहीं होगा, ना ही आपका जो है वो सम्मान होगा। लेकिन आप जहाँ पर जाते हैं बुलाहट के बाद भी आपको बुलाया गया, बुलावा आया, आप गए और वहाँ पर आपको मन मुताबिक सम्मान नहीं मिला, तो वो सबसे बड़ा घाव हो जाता है कि हमको बुलाए तो लेकिन हमको सम्मान नहीं दी। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से यहाँ पर हम देखते हैं शादी ब्याह में क्या होता है। तो शादी ब्याह में अक्सर जो जीजा जी लोग होते हैं, जो पाहुन होते हैं, रूस भूल जाते हैं, होता है ना ऐसा। मैक्सिमम जो केसेस होते हैं उनमें यही देखा जाता है, मतलब अधिक से अधिक स्थिति यही बनती है कि जो जीजा लोग होते हैं वो रूस भूल जाते हैं, का तो हमको कोई ऐसे बोल दिया, कोई वैसे बोल दिया। समझ में आ रहा है? अब एक बार एक ऐसी घटना हुई जिसमें एक जीजा थे तो पानी मांगे अपने साले से, साला काम में व्यस्त है भाई, लड़की की शादी है, तो साला काम में व्यस्त है, बोले कि भाई मतलब नाम रख करके, मान लो पंकज नाम है, पंकज तनी पानी ले लिया, बस जीजा जी ले आओ तनी, ले आओ तनी। गया काम में बिजी हो गया उधर, फिर दूसरे को देखे तो बोले कि बबुआ तनी पानी ले ले, बस ले आओ तनी, काम में बिजी हो गया। अब सोचे कि भाई अब हम क्या करें, फिर देखे तो फिर बोले कि बबुआ वो बुला के लाता, जा पनिया ले आओ। फिर गया वो बेचारा, फिर भूल गया। तो जब फिर भूल गया वहाँ पर जाने के बाद तो अब इनका पारा हाई, हमारी इज्जत केहू इज्जत नहीं करत, हम पानी मांगता नहीं, हमारा केहू पानी नहीं खे दे। समझ में आ रहा है ना? हम जाता नहीं, हमारी इज्जत कौन इज्जत नहीं खे, अरे ना का पाहुन रुकी ऐसा होता है। अरे कहे के ना दिया वो पानी, के ना दिया पानी ले आओ, जल्दी पानी ले आओ, जा देखो फलाना के घर फ्रिज में पानी धैल बा। समझ में आ रहा है ना? पानी लेके आओ। पानी अब आता है, उनको पकड़ती है उनकी सास, ना रुकी पाहुन रुकी, पानी आता है, बुझात नहीं खे, पानी खा देता हो, मीठा नहीं ले, मीठा धैले बनी, मीठा आता है। अब जो है वो जीजा जी थोड़े से शांत होते हैं, नहीं तो उसमें अगर नहीं पकड़ा जाए तो वो क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे। इस तरह का सिचुएशन बनता है। तो पहले तो बिना बुलावे जाना नहीं चाहिए, और मन मुताबिक अगर मान लो कि मान सम्मान नहीं मिलता है तो वो सबसे बड़े घाव का कारण बनता है, वो आजीवन याद रखता है। इस तरीके से अगर देखा जाए तो सबसे उत्तम प्रकार बातचीत करने का हम यही समझ सकते हैं कि
हम वह शक्ति अपने में पैदा कर सकें कि अपने आप बात कर दिया करें। सबसे अच्छा तो यही है कि हम ऐसा शक्ति उत्पन्न कर लें कि हम अपने आप में बात किया कर लें कि भाई क्या सही है और क्या गलत है। और जो व्यक्ति, सही बात है, जो व्यक्ति अपने आप से बातचीत कर ले, अपने आप से बातचीत करने का मतलब क्या, अपने आप से बातचीत करने का मतलब आत्मचिंतन। अपने आप से बातचीत करने का मतलब क्या, आत्मचिंतन। अगर आज की युवा पीढ़ी आत्मचिंतन शुरू कर दे तो सारी समस्या का हल हो जाएगा, लेकिन आज की पीढ़ी आत्मचिंतन ही नहीं करती है। समझ में आ रहा है ना। आज की पीढ़ी रसातल की ओर जा रही है। रसातल की ओर जाने का मतलब उसको जहाँ पर थोड़ा सा कंफर्ट जोन मिल रहा है वो वहीं पर जा रही है, और कंफर्ट जोन में जाने का मतलब जहाँ पर आराम मिल रहा है वहाँ जा रही है। तो जो चीज़ें बहुत ज़्यादा आराम देती है वो सबसे ज़्यादा घातक होती है। समझ में आ रहा है ना, वो सबसे ज़्यादा घातक होती है। और लेकिन आज की पीढ़ी ये समझती नहीं है। तो सबसे बड़ा तो यही निर्णय लेना चाहिए कि हमें आपस में बातचीत करने से अच्छा है कि हम खुद से ही बातचीत कर लें। मान लो हम जा रहे हैं, हमको कोई 4 लोग मिल करके और कुछ बोल दिए, तो जब कुछ बोल दिए तो हमें ये आत्मचिंतन करना चाहिए कि आखिर ऐसा कौन सा एक्टिविटी, ऐसा कौन सा क्रियाकलाप हम किए हैं, ऐसा कौन सा क्रियाकलाप किए हैं या ऐसे किस कार्य का संपादन किए हैं जिसकी वजह से ये 4 लोग आहत हैं और हमें बोल रहे हैं। हम आगे से वो गलती नहीं करें। तो ये आत्मचिंतन होता है, ये अपने से बात करना होता है। तो वही चीज़ यहाँ बताया गया है कि वह शक्ति हम अपने में पैदा कर सके कि अपने आप बात कर लिया करें। हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रति क्षण नए नए रंग दिखाया करती है। हमारी जो भीतरी मनोवृत्ति होती है वो हर एक क्षण नए नए रंग दिखाती है। नए नए रंग दिखाने का मतलब कि वह दर समय जो है वो बदलती रहती है। वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है। ये जो संसार है वो प्रपंचात्मक है, यानी प्रपंच रचने वाला है, और उसका सबसे बड़ा भारी आईना जो है वो हमारा मनोवृत्ति है, जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना, कुछ दुर्घट बात नहीं है। और एक ऐसा चमनिस्तान है जिसमें हर किस्म के बेल बूटे खिले हुए हैं। यानी हमारा मन मस्तिष्क एक ऐसा चमनिस्तान है, एक ऐसा चमन है, एक ऐसा देश है। हमारा मन मस्तिष्क ऐसा चमनिस्तान है, अर्थात चमन मतलब होता है देश, अमन चमन है ना। अमन मतलब देश, अचमन मतलब कह सकते हैं शांति का देश, है ना। तो उस स्थिति में हमारा जो मन है वो ऐसा चमनिस्तान है कि इस चमनिस्तान की सैर में क्या कम दिल बहलाव है। यानी कि अगर हम इधर उधर की बातों में उलझ रहे हैं तो इससे अच्छा है कि हम अपने चमनिस्तान में ही जो है वो डूबे रहें, और इसमें हर किस्म के बेल बूटे खिले हुए हैं, अर्थात हर मनोभाव इस मन मस्तिष्क में है। और जब हम ऐसे चमनिस्तान की सैर में रहेंगे तो क्या ये कम दिल बहलाव है, यानी जब हम अपने ही मन को समझने में लग जाएंगे तो क्या ये कम दिल बहलाव है। दिल तो इसी में बहल जाएगा, हमें किसी से बातचीत करने की ज़रूरत नहीं। तो क्या बातचीत नहीं करें, बातचीत करें लेकिन उचित, अनुचित नहीं। मित्रों का प्रेम विलाप, मित्रों का प्रेमालाप कभी इसकी 16वीं कला तक भी न पहुंच सका। इसी सैर का नाम ध्यान या मनोयोग या चित्त को एकाग्र करना है, जिसका साधन 1-2 दिन का काम है। मतलब ये जो प्रक्रिया बताई जा रही है कि मन के बारे में कि आत्मचिंतन करना, ये प्रक्रिया ही जो है वो मित्रों का प्रेमालाप कभी इसकी 16वीं कला तक भी नहीं पहुंच सका। यानी 16वीं कला तक पहुंचने का मतलब कि अपने 16 गुण में परफेक्ट नहीं हुआ। समझ में आ रहा है ना। तो 16 गुण तक अभी तक नहीं पहुंचा है जो मित्रों की बातचीत रही है। तो वो इस प्रकार के आत्मचिंतन तक कहाँ तक पहुंच पाएगा, वो इस आत्मचिंतन तक भी नहीं पहुंच पाएगा। खैर, इसी सैर का नाम ध्यान या मनोयोग या चित्त को एकाग्र करना होता है, जो अभी बता रहे थे कि अगर हम क्या करेंगे, अपने से बात करेंगे तो इसी को क्या कहेंगे, इसी को कहेंगे आत्मचिंतन। तो आत्मचिंतन या ध्यान योग या मनोयोग कहा जाता है, और जिसका साधन 1-2 दिन का काम नहीं होता है, बल्कि ये कई दिनों का काम होता है। वर्षों के अभ्यास के उपरांत यदि हम थोड़ी भी अपनी मनोवृत्ति स्थिर कर अवाक हो अपने मन के साथ बातचीत कर सकें तो मानो अहो भाग्य। वर्षों तक अगर हम ध्यान कर रहे हैं और उस ध्यान को करने के बाद अगर हम अपने से बातचीत करने में सफल हो गए, आत्मचिंतन में हम अपने आत्म का साक्षात्कार करने में सफल हो गए, तो मानो कि अहो भाग्य है। क्योंकि महात्मा बुद्ध को जो है वो आत्मसात काफ़ी वर्षों बाद हुआ। वो भी आत्मचिंतन में डूबे हुए थे, लेकिन उन्हें जीवन का लक्ष्य और जीवन का जो ज्ञान है वो उन्हें प्राप्त नहीं हो पाया। तो कई वर्ष लगते हैं, और अगर अपने से बातचीत हो जाए, अपने मन के साथ बातचीत हो जाए, तब तो ये अहोभाग्य है। एक वाक शक्ति मात्र के दमन से न जाने कितने प्रकार का दमन हो जाएगा। अगर वाक शक्ति का दमन कर दिया जाए, बोलने की शक्ति को दबा दिया जाए, तो न जाने कितने शक्तियों का दमन हो जाएगा, न जाने कितनी शक्तियाँ दब जाएंगी। हमारी जिह्वा कतरनी के समान सदा स्वच्छंद चला करती है, अर्थात हमारी जिह्वा जो है वो बड़ी ही तेज चलती है।
उसे यदि हमने काबू में कर लिया तो क्रोधाधिक बड़े बड़े अजय शत्रुओं को बिना प्रयास जीत करके अपने वश में कर डालेंगे। अर्थात जो भी व्यक्ति क्रोध करने वाले हैं, अगर हम अपने जिह्वा पर नियंत्रण कर लेंगे तो अधिक से अधिक क्रोध करने वाले शत्रुओं को भी हम अपने वश में कर लेंगे। और इसीलिए अवाक रह अपनी बातचीत करने का यह साधन यावत साधनों का मूल है। अर्थात अवाक रह करके मतलब शांत चित्त से रह करके और बातचीत करने का जो बातचीत करने वाला साधन है वह यावत साधनों का मूल है। अर्थात यावत साधनों का मूल मतलब बड़े से बड़ी समस्याओं का हल निकालने का यही मूल मंत्र है। शक्ति परम पूज्य मंदिर है और जो बात करने की शक्ति है यही परम पूज्य मंदिर है, परमार्थ का एकमात्र सोपान है। और इस तरीके से हम परमात्मा को प्राप्त करेंगे। वहाँ तक पहुँचने का एकमात्र यही सोपान है कि हम मीठी बोली बोलें, हम अपने व्यवहारिकता में परिवर्तन लाएं। और सोपान का मतलब होता है सीढ़ी। तो परमार्थ का एकमात्र सोपान है मतलब कि उस परम पिता परमेश्वर तक पहुँचने का एकमात्र साधन है कि हम आत्मचिंतन करें और खुद से ही क्या करें, बात करें। जब हम खुद से ही बात करेंगे, जब हम आत्मचिंतन करेंगे, आत्मसात करेंगे, चाहे उसमें कितने भी वर्ष लग जाए, तो इस दशा में हम कहाँ तक पहुँच पाएंगे, तो परमार्थ तक पहुँच पाएंगे। और परमार्थ तक पहुँचने का एकमात्र सोपान यही है कि हम खुद से बात करें, हम इधर उधर की बातें न करें। इस पूरे अध्याय में हमने बातचीत के विषय में पढ़ा, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रभावी हमको ये लगा, है ना, अपने से बातचीत करना, आत्मचिंतन करना। और दूसरा आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो यूरोप में था। अब इन सब के बारे में पढ़ लिए हैं। इसके बाद तो अब नहीं है, ये चैप्टर खत्म हुआ और इसके आगे अभ्यास है। तो अभ्यास हम लोग देखेंगे कल के क्लास में, ठीक है। अभ्यास में कोशिश करेंगे कि कल ये कंप्लीट ही हो जाए। कितना प्रश्न है, 6 है। अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता, संपूर्ण जगत ही वाक शक्ति के बिना हो जाता, गूंगा हो जाता है कि नहीं। तो ऐसे ही सभी प्रश्नों का जो है वो जवाब दिया जाएगा। और इस निबंध की क्या विशेषताएं हैं इसके बारे में भी A to Z हम लोग पढ़ेंगे कल, ठीक है। आज के लिए इतना, और जो कल समय बताए हैं उसी समय पर आना, ठीक है, ठीक।